साथियों, सुपर 20 सीरीज के अंतर्गत इसके पूर्व में आपके पास 3 वीडियोस पहुंच चुके होंगे। आज ये मेरा चौथा वीडियो है और निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आपको ये बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चंस जो संग्रह किए गए हैं, ये किसी न किसी परीक्षाओं में अवश्य पूछे गए हैं। इसके साथ ही एक बात और बताना चाहूँगा कि जो हम लोग विकल्पों पर डिस्कस करते हैं उसको भी निश्चित रूप से तैयार रखिएगा, क्योंकि वो भी किसी न किसी परीक्षा में या तो पूछे गए हैं या फिर भावी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। पिछले वीडियो के क्रम को ही बनाए रखते हुए आज पुनः ये बात फिर से हम कहेंगे कि आप वीडियो में अंत तक मेरे साथ अगर बने रहते हैं तो आपकी तैयारी 40 से 50 क्वेश्चन की निश्चित रूप से हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधाकर पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पांडे जी की पाठशाला। तो आइए लेते हैं आज का भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है NH7, NH2, NH3, कोई नहीं। सही आंसर का चयन करें। उम्मीद करते हैं आपने चयन कर लिया होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा NH7। NH7 की अगर हम बात करें तो यह वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। कन्याकुमारी, इसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर की है। अगर हम NH2 की बात करें तो NH2 दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है और इसकी लंबाई की अगर हम बात कर लें तो ये 1490 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। अगर NH3 की हम बात करें तो ये आगरा को मुंबई से जोड़ता है। आगरा टू मुंबई NH3, इसकी कुल लंबाई 1161 किलोमीटर की है। NH3 NH2 जान लिए तो NH1 भी जान लेना बेहद महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। NH1 की बात अगर हम करते हैं तो NH1 जो कि दिल्ली को पेशावर से, पाकिस्तान के पेशावर को जोड़ता है, और NH2 जिसका अभी हमने जिक्र किया था जो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, तो कोलकाता से और पेशावर तक अर्थात NH1 और प्लस NH2 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इन दोनों को मिलाकर इसी राष्ट्रीय राजमार्ग को कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका नाम आपने सुना होगा। इतिहास में ये सवाल भी बनता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था, तो शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण कराया था। शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क तथा मकर रेखा के मध्य भाग को किस नाम से जानते हैं? शुष्क कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। बताएं। आपका करेक्ट आंसर होगा उष्ण कटिबंध। पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है। ये पृथ्वी है, इसके बीच के भाग को इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाती है। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, और इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं मकर रेखा। कर्क और मकर रेखाओं के बीच के इस क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंध, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो दूसरा कटिबंध है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अर्थात मकर रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को, यानी ये वाला क्षेत्र, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, जो कि दूसरा विकल्प है आपका। और ठीक यही दूरी दक्षिणी गोलार्ध में भी इक्वेटर के दक्षिण, यानी ये मकर रेखा क्षेत्र है, मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसे भी कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और जो तीसरा क्षेत्र है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ध्रुवों तक, ये वाला क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक यही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके और ध्रुवों तक के क्षेत्र को, ये वाला क्षेत्र कहलाता है शीत कटिबंध। तो दोनों ही गोलार्धों में शीत कटिबंध ध्रुवों तक फैला हुआ है, जबकि उसके पहले शीतोष्ण कटिबंध और कर्क और मकर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र, ये उष्ण कटिबंध के नाम से इस वाले क्षेत्र को जानते हैं। तो इस प्रकार पूरे पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है।
उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैब्रो चट्टान का रूपांतरित रूप क्या कहलाता है? क्वार्टजाइट, स्लेट, नीस, सर्पेंटाइन। बताएं। गैब्रो चट्टान का रूपांतरित चट्टान 3 प्रकार का होता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा गैब्रो चट्टान जो है वो बदलती है, रूपांतरित होती है तो सर्पेंटाइन बनती है। अगर शेष 3 विकल्पों पर ध्यान करें तो क्वार्टजाइट जो कि चूना पत्थर जो होता है इसका बदला हुआ रूप क्वार्टजाइट कहलाता है। स्लेट सेल का बदला हुआ रूप है, जबकि नीस ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, और सर्पेंटाइन गैब्रो का, जो कि आपका सवाल है। तो इस तरह से ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रूपांतरित होकर कौन सी चट्टान किस रूप में परिवर्तित होती है, तो इसको विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धारा अन्य धाराओं से भिन्न है? ब्राज़ील धारा, लैब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा, कनारी धारा। आंसर करें। आपका करेक्ट आंसर होगा ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा एक गर्म जल धारा है जो कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर ब्राज़ील देश से टकराती है। ये विषुवतीय रेखीय गर्म जल धारा है और ब्राज़ील से टकरा के दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और यह एक गर्म प्रवृत्ति की जल धारा है। जबकि लैब्राडोर, फॉकलैंड धारा और कनारी धारा तीनों ठंडी धारा है। धाराओं पर थोड़ा प्रकाश डालने के लिए हम आपको एक मानचित्र दिखाना चाहेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यह वर्ल्ड का मानचित्र है और इसमें यहाँ इंडिकेशन देखिए मेरा, ये पश्चिम की तरफ विषुवतीय धारा है जहाँ वर्ष भर उच्च तापमान होता है और इसकी वजह से यहाँ का जल काफ़ी गर्म होता है। और ये है ब्राज़ील का क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील का क्षेत्र। तो ये धारा ब्राज़ील तट से टकरा रही है और पुनः दक्षिण की तरफ मूव कर जा रही है। इसी धारा कहते हैं, ब्राज़ील तट से टकराने की वजह से कहते हैं ब्राज़ील धारा। तो यह ब्राज़ील धारा गर्म स्वभाव की जल धारा है। आपके विकल्प में फॉकलैंड धारा आया है। ये दक्षिण अमेरिका का एक बिल्कुल दक्षिणी छोर पे देखिए छोटा सा यहाँ द्वीप है, एक देखिए ध्यान से, छोटा सा ही द्वीप है, इसी को कहते हैं फॉकलैंड द्वीप। इसी के पूर्व से जो धारा निकलती है इसी को बोलते हैं, ये जो धारा जा रही है इधर उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ जो प्रवाहित हो रही है इसी को कहते हैं फॉकलैंड धारा। तो ये ठंडी धारा है जबकि ब्राज़ील धारा एक गर्म जल धारा है। यहीं पे अगर गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो ये गल्फ स्ट्रीम ऐसे करके उत्तरी प्रवाह के रूप में ऊपर की तरफ चली जाती है और यहाँ से ग्रीनलैंड द्वीप है ये जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड द्वीप है। ग्रीनलैंड और ये कनाडा का एरिया है। इसके बीच से जो धारा ठंडी धारा आती है इसे कहते हैं लैब्राडोर धारा। कौन सी धारा कहते हैं? लैब्राडोर धारा। ये देखिए यहाँ से लैब्राडोर की धारा आ रही है और यहीं गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। इसके अतिरिक्त गल्फ स्ट्रीम जब आगे उत्तरी प्रवाह के रूप में बढ़ती है तो यहाँ से फिर पुनः दक्षिण के रूप में दक्षिण की तरफ रुख करती है और इसी दक्षिण की तरफ रुख करने के बाद यहाँ अफ्रीका के पश्चिम में छोटे छोटे द्वीप हैं और इसी द्वीप को कहते हैं कनारी द्वीप। कनारी द्वीप के पास से होकर ये धारा गुजरती है तो यहाँ तो धारा ये गर्म होती है गल्फ स्ट्रीम के साथ, लेकिन जब दक्षिण की तरफ मूव करती है तो इधर से आने वाली ठंडी धाराओं से मिल जाती है और ये ठंडी बन जाती है। तो इस तरह से कनारी धारा का भी स्वभाव जो है वो ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आपके विकल्प में दिया है फॉकलैंड, ये भी ठंडी जल धारा है। फॉकलैंड जो कि दक्षिण से बहती है उत्तर की तरफ। यहाँ अगर लैब्राडोर की बात करें तो यहाँ ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच से बहती है और अगर कनारी की बात करें तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पे कनारी द्वीप के पास से बहती है ये कनारी धारा। ये तीनों धाराएं ठंडी हैं जबकि ब्राज़ील से टकरा के जो दक्षिण की तरफ बहती है वो एक गर्म जल धारा जिसे ब्राज़ील धारा के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माफ़ कीजिएगा, हम लोगों ने 5वें क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया है, चौथा छूट रहा था, यहाँ चौथे को भी देख लेते हैं। कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बताएं अपना करेक्ट आंसर। आपका करेक्ट आंसर होगा केरल। कोझिकोड बंदरगाह केरल में स्थित है। जानकारी के लिए थोड़ा ये भी बताएं कि आप उड़ीसा किसी बंदरगाह का नाम बताएं। पारादीप।
पारादीप। आंध्र प्रदेश किसी बंदरगाह का नाम बताएं। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तमिलनाडु किसी बंदरगाह का नाम बताइए। तूतीकोरिन। तूतीकोरिन ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? 40%, 50%, 60%, 70%। अपने उत्तर का चयन करें। उम्मीद करते हैं आपने चयन कर लिया होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा 60%। 60% जनसंख्या केवल एशिया में निवास करती है। एशिया जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ जनसंख्या का सर्वाधिक जनघनत्व भी है और सर्वाधिक जनसंख्या भी है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरब, कांगो, जापान, कालाहारी मरुस्थल। बताएं। आपका करेक्ट आंसर होगा अरब। अरब के साथ साथ सीरिया में भी ये पाई जाती है। यह जनजाति सीरिया में भी पाई जाती है। यह खानाबदोश जनजाति होती है। इसके अलावा अगर हम कांगो पे विचार करें तो कांगो कहाँ पाई जाती है? कांगो में कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी। पिग्मी। बद्दू अरब और सीरिया दोनों जगह पाए जाते हैं। कांगो बेसिन में कौन से पाए जाते हैं जनजाति? पिग्मी जनजाति पाई जाती है। ये बौने किस्म के लोग होते हैं और इनकी हाइट लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगर जापान की बात करें, जापान में कौन सी जनजाति पाई जाती है बताएं? जापान में आइनू पाई जाती है। आइनू, याद रखें, जापान की जनजाति कौन सी है? आइनू। और ये जापान के मूल निवासी भी हैं। मूल निवासी जो जापानीज़ हैं वो आइनू के ही वंशज हैं। आइनू जनजाति के ही वंशज हैं, मूल निवासी वहाँ के। इसके अलावा कालाहारी मरुस्थल कई बार आ चुका है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन पाई जाती है। बुशमैन ये अखेटक प्रवृत्ति की जनजाति होती है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा नगर लौह इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है? विजयनगर, विशाखापट्टनम, राउरकेला, कोरापुट। उत्तर दें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा संबंधित नहीं है। इन शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। तो आइए देखते हैं। विजयनगर ये बिल्कुल है। विशाखापट्टनम बिल्कुल है। राउरकेला बिल्कुल है। कोरापुट नहीं। कोरापुट लौह इस्पात केंद्र नहीं है। क्यों? यहाँ कोरापुट में हवाई जहाज़ का इंजन बनाया जाता है। हवाई जहाज़ का इंजन। ठीक है, कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? हवाई जहाज़ के इंजन बनाने के लिए। जबकि राउरकेला, विशाखापट्टनम और विजयनगर ये तीनों लौह इस्पात केंद्र हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो विजयनगर आपका कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र में है। और राउरकेला की बात करें तो राउरकेला उड़ीसा में है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि राउरकेला या फिर विशाखापट्टनम औद्योगिक नगरों का नाम देके और पूछ देगा किस स्टेट में है, तो ये भी क्लियर रखिएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीत क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तिलहन उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, स्वर्ण खनन। बताएं। उम्मीद करते हैं आपने करेक्ट आंसर चयन कर लिया होगा। इसमें कन्फ्यूजन के लिए दिया है स्वर्ण खनन पीत क्रांति, चूँकि पीला सोना होता है तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ये पूरी तरह से गलत है। पीत क्रांति का सीधा सीधा तात्पर्य है तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन से पीत क्रांति का संदर्भ है। मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित होता है? मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से होता है। नीली क्रांति। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थानांतरणशील कृषि सामान्यतः होती है घास के मैदान में, मरुस्थल में, मैदान में, वन में। बताएं। स्थानांतरणशील कृषि मुख्य रूप से वनों में होती है। वनों को काटकर और कृषि कार्य की जाती है और एक लंबे समय तक फिर छोड़ के दूसरी जगह कृषि की जाती है ताकि उसमें उपजाऊपन पुनः आ सके। पूर्वोत्तर राज्यों में, एक अधिक जानकारी के लिए ले लीजिए, पूर्वोत्तर राज्यों में जो इस तरह की स्थानांतरणशील कृषि की जाती है उसको कहते हैं झूम कृषि। ऐसे ही अन्य अन्य राज्यों में अन्य जगह पे अलग अलग इसका नाम है। कभी इस पर विस्तृत वीडियो आपको हम दे देंगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? यूरेनियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम।
करेक्ट आंसर का चयन करें। उम्मीद करते हैं आपने चयन कर लिया होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम में जीवाश्म नहीं पाए जाते, जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इनका निर्माण जीवाश्म के सड़ने का, जीवाश्म का मतलब होता है जीवों का अंश, जिसमें जीवों का अंश हो। हजारों लाखों वर्षों में वनस्पतियों और जीवों के नीचे, चट्टानों के नीचे दब जाने से हजारों लाखों वर्षों के बाद इस तरह के कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम का निर्माण होता है। इसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो यूरेनियम में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी, काप मिट्टी, रेगुर मिट्टी। बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन का उत्तर ढूंढ लिया होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा रेगुर मिट्टी। इसमें कंफ्यूज न होइएगा, रेगुर मिट्टी को ही कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी। इसके अलावा काली मिट्टी, काली मिट्टी भी इसी को कहते हैं, इसी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होगा, कपासी, काली और रेगुर मिट्टी इसी को कहते हैं। और ये जो भारत में महाराष्ट्र का एरिया है, ये वाला एरिया महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। दक्कन ट्रैप का नाम सुने होंगे, दक्कन ट्रैप, तो वो लावा निर्मित मिट्टी है और यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्र काली मिट्टी का है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोमंडल तट का विस्तार है कृष्णा नदी से के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक, कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी के डेल्टा तक, सूरत से गोवा तक, सौराष्ट्र से सूरत तक। बताएं। करेक्ट आंसर का चयन करें। उम्मीद करते हैं आपने चयन कर लिया होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी की डेल्टा तक के क्षेत्र को हम कहते हैं कोरोमंडल तट। इस पे हमने एक बेहतरीन वीडियो बना चुके हैं हम। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, पांडे जी की पाठशाला। उसमें भारतीय तटों के नाम से वीडियो पड़ा हुआ है, भारतीय तटों के नाम। बहुत ही अच्छा वीडियो है। भारत के सभी तटों को उसमें समाहित किया गया, किस किस तट को क्या क्या कहते हैं। विस्तृत इसमें हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि जाइए वहाँ विजिट करिए, बहुत अच्छा वीडियो है। आपके ज्ञान के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। तो वहाँ विजिट करिए और वहाँ से इन सारी चीज़ों का आंसर वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तिलैया बांध किस नदी पर अवस्थित है? बराकर नदी, सतलुज नदी, दामोदर नदी, गंगा नदी। बताएं। उम्मीद करते हैं आपने चयन कर लिया होगा। तिलैया बांध परियोजना जो है वो बराकर नदी पर बनाई गई है। इसके अलावा सतलुज नदी का कोई अगर योजना जानकारी में तो बताएं। सतलुज नदी पर कौन सी परियोजना है? सतलुज नदी पे है भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी बना हुआ है। दामोदर नदी किसी योजना का नाम बताइए। पंचेत बांध, याद रखिए, पंचेत बांध दामोदर नदी बना हुआ है। गंगा पे क्या है? गंगा और भागीरथी पे बना है फरक्का। कौन सा बना है? फरक्का बांध, जो कि ये एक और आपको बता दें, ये पश्चिम बंगाल में, फरक्का बांध जो है ये पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। और बराकर नदी की अगर बात करें तो ये पड़ता है झारखंड में। ये जो बांध है तिलैया बांध, ये झारखंड में बना हुआ बांध है, झारखंड। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, अखबारी कागज, खाद्य उद्योग। बताएं। आपका करेक्ट आंसर होगा नेपानगर, जो कि प्रसिद्ध है अखबारी कागज़ के लिए। याद रखिए, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है नेपानगर को, ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवालिक के दक्षिण के क्षेत्र को कहा जाता है खादर, भांवर, बांगर, तराई। बताएं। यहाँ से भी कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा शिवालिक के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता है भांवर प्रदेश। आपको समझने के लिए इन चारों चीज़ों को हम थोड़ा इंडिकेट करेंगे यहाँ पे। आप यहाँ से समझें। ये मान लीजिए शिवालिक क्षेत्र की पहाड़ी है। यहाँ से अगर कोई नदी आती है तो यहाँ से बड़े बड़े बोल्डर और अवसादों को लेके आती है। तो जो बड़े रूप में सेडिमेंट होते हैं, जो अवसाद होते हैं बड़े चट्टानों के रूप में, वो गिरियों के पास यानी पहाड़ के पास ही इकट्ठे हो जाते हैं। और जब नदियाँ इसमें आती हैं तो इसमें विलुप्त हो जाती हैं।
दिखाई नहीं देती हैं कहाँ गई, वो चट्टानों के अंदर अंदर बहती हैं। लेकिन जब उसके आगे वाला क्षेत्र जो पड़ता है, जहाँ ये नदियाँ प्रकट होकर दिखने लगती हैं, तो इस क्षेत्र को कहते हैं तराई। क्या कहते हैं? तराई। और इस बड़े बोल्डर वाले क्षेत्र को, जहाँ नदियाँ विलुप्त रूप में रहती हैं, इसको कहते हैं भांवर। ध्यान से सुनिएगा, भांवर। और जहाँ ये नदियाँ प्रकट होती हैं, इनको कहते हैं तराई। अब इसमें बचता है खादर और बांगर। तो खादर उस क्षेत्र को कहेंगे जो कि नदी ये आई और यहाँ पे बाढ़ ला दी और हर साल नई मिट्टी पाट देती है। हर साल बाढ़ आती है जिस क्षेत्र में, और नई मिट्टी आके नदियाँ पाट देती हैं, फिर ये बाढ़ समाप्त हो जाता है और इस मिट्टी पे खेती होती है जो कि काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इस तरह की नवीन मिट्टी को कहते हैं खादर। और इसके आगे जहाँ बाढ़ नहीं आती है, पहले खादर क्षेत्र था, अब वहाँ बाढ़ नहीं आती है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, अब यहाँ नई मिट्टी का जमाव नहीं होता है, तो इस क्षेत्र को पुरानी क्षेत्र को कहते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि खादर के पुराने क्षेत्र जहाँ अब बाढ़ नहीं आती है, उस मिट्टी वाले क्षेत्र को कहते हैं बांगर। ये वाला बांगर। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माफ़ कीजिएगा, 16वां क्वेश्चन हम लोग मिस कर गए थे। 16वां क्वेश्चन है, मालदीव को मिनिकॉय से कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, उपरोक्त में से कोई नहीं। अपने सही विकल्पों का चयन करें। आपका करेक्ट आंसर होगा 8 डिग्री चैनल। थोड़ा यहाँ समझने वाली बात है, तीनों को हम बारी बारी से देख लेते हैं। अगर भारत के मानचित्र को देखें तो हम दक्षिणी भाग को हम थोड़ा इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ दक्षिणी भाग में, यहाँ से हम बात करते हैं, इसके भारत के पश्चिमी भाग में यहाँ लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप के दक्षिण में यहाँ मिनिकॉय है, मिनिकॉय द्वीप, और इसके दक्षिण में यहाँ मालदीव है। तो यहाँ अब आप देखिए, जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल वो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। अर्थात ये मालदीव और मिनिकॉय, ये मिनिकॉय है, ये मालदीव है, इसको 8 डिग्री चैनल अलग करता है। और इस मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप समूह है, तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, वो है आपका 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, जबकि मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। आपका तीसरा विकल्प है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल के लिए थोड़ा सा इधर आप आएँ, एक चांस और लें। जो आपका 10 डिग्री चैनल है वो छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। थोड़ा बाई मैप इसका लोकेशन देखते हैं। अंडमान में अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखें तो कुछ इस तरह का है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक छोटा सा द्वीप है, इसको कहते हैं उत्तरी अंडमान। इसके नीचे एक और द्वीप है जिसे कहते हैं मध्य अंडमान। ठीक है, ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान। और उसके नीचे यानी दक्षिण में एक और द्वीप है जिसे कहते हैं छोटा अंडमान, या इंग्लिश में इसे कहते हैं लिटिल अंडमान। ठीक है, तो ये 3 द्वीप जो हैं, तो जो छोटा अंडमान है इसके दक्षिण में कार निकोबार द्वीप है। छोटा सा एक और द्वीप है जिसे कहते हैं कार निकोबार। आप भारत के मैप में देखिएगा तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिख जाएगा कार निकोबार। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल इसी छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच से 10 डिग्री चैनल जाता है, और छोटा अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों चैनल समझ में आ गए होंगे। परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको विशेष तौर से ज़रूर देखिएगा मानचित्र में। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में नहीं पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, लोयस मृदा, लेटेराइट मृदा, रेगुर मृदा। बताएं। आपका करेक्ट आंसर होगा लोयस मृदा। लोयस मृदा जो कि पवन से निर्मित स्थलाकृति है, जो रेगिस्तानों में ज़्यादातर पाई जाती है, यह भारत में इस तरह के प्रायः अनुपस्थित होती है। जबकि जलोढ़ मृदा, गंगा का जो मैदान है पूरा जलोढ़ मृदा से ही बना हुआ है। जो नदियों द्वारा मिट्टी पाटी जाती है, जो जल द्वारा मिट्टी बहा के लाई जाती है, उसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं।
लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। इसमें चाय की उत्पादन सबसे अच्छी होती है। चाय का उत्पादन लेटेराइट मिट्टी सर्वोपयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें रेगुर मिट्टी की, तो रेगुर मिट्टी जैसा कि हमने इसके पूर्व में बताया है, इसे ही काली मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहते हैं, इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, जो कि उत्तरी कर्नाटक और पूरा महाराष्ट्र वाला एरिया जो है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है, उसी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं? लौहयुक्त, सिलिका युक्त, चूना युक्त, इसमें से कोई नहीं। बताएं। आपका करेक्ट आंसर होगा लौहयुक्त। जो लौहयुक्त चट्टानें होती हैं उसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है और जल के साथ क्रिया होती है, और उसमें यह क्रिया जिसमें लौहयुक्त चट्टान होती है उसी में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे ऊंचे टीले कहलाते हैं? छत्रक शिला, इंसेलबर्ग, ज्यूगेन या डांग? बताएं। जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में कठोर चट्टान होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे टीले जैसे दिखाई देते हैं, उनको क्या कहते हैं? उम्मीद है आपने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा इंसेलबर्ग। ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है उसमें जब रेत उड़ा के ले आई जाती है तो रेत के मैदान में एक टीले जैसी आकृतियाँ दिखाई देती हैं, ऊपर उठी उठी ऊंची ऊंची टीले जैसी रेत इकट्ठा कर दी जाती है और टीले जैसी जो आकृति दिखाई जाती है, इन्हीं को बोलते हैं हम इंसेलबर्ग। ठीक है। इसे बोर्नहार्ट भी कहते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, कई जगह शब्द ये यूज होता है बोर्नहार्ट भी कहते हैं, इंसेलबर्ग को ही बोलते हैं बोर्नहार्ट। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया का मैं इंतज़ार करूंगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो निश्चित रूप से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस तरह के मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूं। आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह मैं करता हूं और आपके लिए लेके आता हूं। और इसमें अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ की चाहत हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हों। और वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट अवश्य कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।